हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जिनकी नहीं चल रही है वो मेहनत करें, ठीक है। और जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं वो तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, और मेहनत करें ऊपर से, ठीक है। जिनके अच्छे खासे नंबर नहीं आ रहे हैं तो वो भी क्या है कि मतलब अपना थोड़ा मेहनत करें और देखें कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। अपने टेस्ट उसको प्रॉपर एनालाइज करें, देखें कौन सा क्वेश्चन नहीं हमसे सॉल्व हो रहा है, कौन सा टॉपिक हमें नहीं आ रहा है। भाई जब टेस्ट दोगे तो वहाँ पर क्या है, आप क्वेश्चन समझ में आएंगे कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, उससे ये पता चलेगा कि हमारा ये टॉपिक वीक है। और जो टॉपिक लगेगा वीक है उसको एक बार फिर से उसको देख लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। या फिर अगर चैप्टर ही लग रहा है कि चैप्टर ही हमसे ये नहीं हो रहा है तो एक बार चैप्टर को उसका लेक्चर देख लो, फिर से शॉर्ट लेक्चर पड़े होते हैं, वन शॉर्ट वगैरह तरीके से एक बार देख लो, या उसके क्वेश्चन लगा डालो एक बार उस पर, ठीक है। उसको एक बार रिकॉल कर लो तो यही इस तरीके से धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे। कोई बहुत बढ़िया थोड़ी ना है। चलिए अब शुरू करते हैं लेक्चर फिर, ठीक है। तो चलता रहेगा सारी चीज़ें। अब मेहनत करो फिलहाल जब भी है। तो यार बड़ा गर्म लग रहा है। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें वायरस को बताया गया था, ठीक है। उसमें वायरस बताए थे, एक्सप्लेन किए थे उसको। तो वायरस में क्या था कि वायरस देखो उसको एक जो उसमें एक वो बताया थे आपको कि जैसे कि ये थे आपके डिमेट्री इवानोव्स्की या एमडब्ल्यू बिजर्निक, डब्ल्यू स्टैनले, ठीक है। तो अब पहले क्या है कि जैसे कि इनका जो ये हैं आपके डिमेट्री इवानोव्स्की, इन्होंने क्या किया था, डिमेट्री इवानोव्स्की ने वायरस नेम दिया था और इन्होंने कहा था कि वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड बोला था इन्होंने। और ये कब बोला था, इन्होंने बोला था 1892 में इन्होंने बताया था, ठीक है। उसके बाद में एमडब्ल्यू बिजर्नी का है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हेल्दी प्लांट लिया और एक इन्फेक्टेड प्लांट लिया। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था, इन्होंने देखा कि ये टोबैको प्लांट जो है इसमें इन्फेक्शन है, ये कैसा इन्फेक्शन है। तो इनको बोला कि क्या चीज़ है, क्या मतलब ये समझ नहीं पाया। तो इन्होंने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जहाँ पर मतलब दिख रहा था कि ये कुछ इन्फेक्टेड डिजीज तरीके का दिख रहा था। तो उन्होंने उसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जब वो फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लिया तब इन्होंने क्या किया, वो फ्लूइड जो था, एक्सट्रैक्ट था, वो हेल्दी प्लांट पर डाल दिया। जब वो उन्होंने हेल्दी प्लांट पर डाला तब क्या हुआ कि हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन हो गया। अब इनको समझ में नहीं, मतलब ये समझे कुछ ना कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। तब क्या किया इन्होंने, फिर उस पर थोड़ा और रिसर्च की कि क्या चीज़ है ये कि जो इसको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इसमें डिजीज कॉज कर रहा है, कुछ तो है। तो इन्होंने बेसिकली इतना कहा था कि जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो फ्लूइड, ये इसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। मतलब उस टाइम पे इनको ये नहीं पता चला कि ये वायरस है, ये उनको ये नहीं पता चला था। तब इन्होंने क्या किया कि जो फ्लूइड था उसको इन्होंने कंटेजियम वेवम फ्लूइडम कहा, वो फ्लूइड को, ठीक है। क्या कहा, कंटेजियम वेवम फ्लूइडम। उसके बाद में फिर डब्ल्यू स्टैनले आए। इन्होंने बेसिकली फाइनली क्या किया, 1935 में इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर लिया और बता दिया कि मतलब हाँ ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है ये वायरस है, ये ठीक है। तो इसको क्या है, आपको याद करने का तरीका इसको हम बता दें जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो जैसे कि डिमेट्री इवानोव्स्की, ठीक है। उसके बाद में एमडब्ल्यू बिजर्निक और उसके बाद में WM स्टैनले। तो इन्होंने वायरस नेम दिया था 1892 में। 1892 में इन्होंने बताया था कि मतलब वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड इन्होंने कहा था,
डिमेट्री इवानोवस्की ने। कब? 1892 में। उसके बाद में इन्होंने क्या, कॉन्टेजियम वेवम फ्लूडम, जो इन्होंने फ्लूड को एक्सट्रैक्ट किया था, तो वो फ्लूड को इन्होंने क्या कहा, कॉन्टेजियम वेवम फ्लूडम। और ये कब इन्होंने कहा था? कब कहा था? 1898 में। ठीक, 1898 में। उसके बाद में WM स्टैनले जो थे, WM स्टैनले, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। तो ये कौन सा ईयर था? 1935 में। 1935 में। अब आपको बताते हैं इसको कैसे जो है इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने का तरीका आपको बताते हैं। देखो क्या है कि देखो 1892 से 1898 के बीच के कितने ईयर हैं? 6 ईयर हैं। ठीक, 1892 से 1898 तक 6 ईयर हैं बीच में। उसके बाद में 1898 से 1935 के बीच में कितने ईयर हो जाएंगे? 2 साल इधर हो जाएंगे और 34 ईयर इधर हो जाएंगे, मतलब 36 ईयर बीच में, 36 ईयर है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। इसको याद करने का तरीका ये है कि इन्होंने पॉइजनस फ्लूइड कहा, पॉइजनस फ्लूइड कहा इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में MW बिजार्निक ने क्या क्या कहा? कॉन्टेजियम वेवम फ्लूडम। तो ये 6 ईयर के बाद में 1892 से 1898 मतलब के बीच में कितने? 6 ईयर थे, मतलब 6 साल बाद में MW बिजार्निक आए। इन्होंने कॉन्टेजियम वेवम फ्लूडम कहा, जो एक्सट्रैक्ट निकाला था 6 साल बाद में। उसके 36 ईयर के बाद में 1935 में इन्होंने क्या क्या करा? क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है। 1935 में 36 ईयर के बाद में, ठीक है। बीच में कितने ईयर हैं? 36 ईयर हैं। 1902 से 6 साल बाद में 1908 में क्वांटेजियम फ्लूइडम टर्म दिया MW बिजार्निक ने। और बीच में 36 ईयर हैं 1898 से और 1935 के बीच में 36 ईयर हैं, ठीक है। तब जाके 1935 में क्रिस्टलाइज किया था इन्होंने। ओके, तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसको आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से हैं आप, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पहले 6 ईयर बीच में है और फिर उसके बाद में 36 ईयर बीच में है। 6 ईयर 36 ईयर बीच में है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए इसको नोट कर लो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिसको नोट करना नोट कर लो। चलो अब आते हैं कुछ वायरस की बात करते हैं। देखो वायरस क्या है? वायरस जो है बहुत खतरनाक चीज़ है बहुत ही खतरनाक है। अब कैसे खतरनाक है? देखो क्या था कि वायरस, RH विटेकर ने क्या कहा? RH विटेकर इन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया, बैक्टीरिया के लिए एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बना दिया फंजाई के लिए बना दिया, एक ग्रुप एल्गी का भी बना दिया, एक ग्रुप प्लांटिया के बना दिया, जिसमें अरे क्या बता रहे हैं, मतलब प्लांटिया में ही एल्गी एल्गी आ जाएगा आपका, यही एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब आ जाएगा, ठीक है, प्लांटिया में। और एक एनिमिलिया ग्रुप बना दिया और एक इसमें एक और था बीच में जो था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा बना दिया, मतलब सबको रख दिया। लेकिन वायरस से भाई क्या दुश्मनी थी? वायरस को नहीं रखा गया 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में। ये क्वेश्चन भी आता है कि RH विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसमें किसे नहीं जगह दिया गया, उसमें कौन उसमें नहीं रखा गया? तो उसमें बैक्टीरिया रखी गई थी, प्रोटिस्टा भी रखा गया था और फंजाई भी थी और ये एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म प्लांटिया में थे ये, और एनिमेलिया भी इसमें रखे गए थे। मतलब एक वायरस ऐसा था जिसको उसमें जगह नहीं मिली। हालांकि और भी थे जैसे लाइकेन वगैरह, वो भी उसमें नहीं रखे गए थे। लेकिन तो
अब क्या था, अब आपको बताते हैं कि वायरस जो होते हैं जब ये होस्ट के अंदर होते हैं, जब ये होस्ट के अंदर होते हैं तब क्या होते हैं ये लिविंग की तरह होते हैं और ये अपना वाकई में जो ये होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया जैसे क्या होता है वो लिविंग होती है, उसी तरीके से वायरस भी अपना रोल प्ले करते हैं जब होस्ट के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होते हैं ये बाहर जो होते हैं होस्ट के, ये क्या होते हैं नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं बाहर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आउटसाइड फ्रॉम द होस्ट। ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड फ्रॉम द होस्ट, होस्ट के अगर बाहर हैं तो इनर्ट होते हैं, इनर्ट मतलब ये फंक्शनल नहीं होते हैं, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं ये, ठीक। लेकिन जब ये होस्ट के अंदर होते हैं तब ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनकी साइज की, तो वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। जो बैक्टीरिया का जो फिल्टर वो होता है, बैक्टीरियल प्रो फिल्टर होता है, उससे पास कर जाते हैं ये, क्योंकि साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर कोड की बात करते हैं, कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसमें एक प्रोटीन कोड पाया जाता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं और उसकी यूनिट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से वायरस, जो जैसे प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है और बैक्टीरियल वायरस है, उनमें कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो बात करते हैं अगर हम प्लांट वायरस की, तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड वायरस पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा किसमें, प्लांट वायरस में। अगर हम एनिमल वायरस की बात करते हैं तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है एनिमल वायरसेस में, जो एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि वो जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें किस तरीके का आरएनए, किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, या एनिमल वायरस होते हैं उसमें किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है या पाया जाता है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो आप फोकस होकर एकदम सुनिए क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। और अब अगर बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस की बात करते हैं, तब बैक्टीरियल वायरस जो होता है उस समय क्या होता है, वैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। लेकिन 5174 जो होता है उसमें कौन सा तरीके का वायरस पाया जाता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस में 5174 में 5 × 174 जो वायरस होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जो 5 × 174 वायरस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम फोकस होकर सुनना, नहीं तो एकदम स्किप कर जाएगा। अब आते हैं कहाँ पर, अब जो है अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप इसका टीएमवी की बात करते हैं। अब टीएमवी के बारे में कुछ बता देते हैं आपको, ठीक है, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं आगे, अभी क्योंकि ऐसे टाइम देते हो तो चला जाएगा और जितना हम बता रहे हैं आप फोकस होकर सुनिए, ठीक। अगर हम बात करते हैं टीएमवी की, तो टीएमवी जो होता है वायरस, इसमें क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसके ऊपर क्या होता है, जिसको प्रोटीन कोट होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। और कैप्सिड की जो सब यूनिट होती हैं उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक। कैप्सिड की सब यूनिट कौन से होते हैं, कैप्सोमियर। तो जो इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, तो वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो 6400 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, 6400 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं कैप्सोमियर की, तो ये होती हैं 2130 कैप्सोमियर होते हैं, मतलब ये सब यूनिट होती है कैप्सिड की, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में बात करते हैं बैक्टीरियोफाज की। तो बैक्टीरियोफाज होता है ये बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरियोफाज कहाँ इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है बैक्टीरियोफाज, ठीक। बैक्टीरियल वायरस होता है ये और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ तक क्या है, पिछले जो वीडियो है, पिछला लेक्चर है, उसमें आपको बताए थे। आज क्या बताना है, आज आपको
प्रियॉन्स बताना है, ठीक है, वायराइड बताना है और लाइकेन आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर शुरू करते हैं प्लांट किंगडम, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रियॉन्स की, तो वायराइड की, ठीक है। वायराइड जो होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? टी.ओ. डायनर ने। टी.ओ. डायनर जो इन्होंने 1971 में डिस्कवरी की थी, टी.ओ. डायनर वायराइड की, ठीक है। अब वायराइड जो होता है सॉरी एक सेकेंड बस, तो वायराइड की जो डिस्कवरी की गई थी वो टी.ओ. डायनर ने की थी, टी.ओ. डायनर, और इन्होंने 1971 में की थी, ठीक है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, सर्कुलर फ्री सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। इसके ऊपर प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। एकदम फोकस होकर सुनना, यहाँ से समझ लो हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। ये जो वायराइड, प्रियॉन्स और लाइकेन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम दिमाग खोल के। तो वायराइड होता है, इसकी डिस्कवरी टी.ओ. डायनर ने की थी इन 1971 में, ठीक है। ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, सर्कुलर फ्री सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। और इनके ऊपर प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, नेकेड होता है, फ्री होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, ठीक है। और साइज में वायरस से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं ये। अगर हम बात करते हैं कि डिजीज की, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, तो ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। इतने आपको पॉइंट एकदम टिप पर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। तो प्रियॉन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इनका जो अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज जो होता है ये वायरस के सिमिलर होता है, सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है। अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो प्रियॉन्स जो होते हैं ये बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी नाम की एक डिजीज कॉज करते हैं, किसमें, कैटल में। इसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में प्रियॉन्स जो होते हैं वो क्राइस-जैकब डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। आपको यहाँ तक सेट हुआ दिमाग में प्रियॉन्स, ठीक है। अगर हम अब लाइकेन जो होते हैं, बेसिकली लाइकेन क्या होता है, ये एसोसिएशन होता है किसका, एल्गी और फंजाई के बीच में एसोसिएशन होता है, तब लाइकेन बनता है, ठीक है। एल्गी क्या करती है, एल्गी जो होती है वो फूड प्रिपेयर करती है, मतलब खाना बनाती है वो। और फंजाई क्या करती है, फंजाई मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सल्टर, ये क्या करती है, एल्गी को प्रोवाइड कराती है, ठीक। तो ये दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, ये एक साथ मिलकर रहते हैं, फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्योंकि एक दूसरे के लिए ये बने होते हैं, ठीक है। और जो एल्गल कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं फाइकोबियांट। ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खाना खुद से बनाएगा ये। जबकि जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबियांट। तो माइकोबियांट जो होता है ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, खाना एल्गी से लेता है, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा रहा होता है, जैसे मिनरल प्रोवाइड कराता है, ठीक है, वाटर प्रोवाइड कराता है, सल्टर प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, इसलिए इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले दे रहे होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ये,
ठीक है। और क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो लाइकेन होते हैं ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब जो पॉल्यूटेड एरिया होती है वहां पर ग्रो नहीं करेंगे। और बेसिकली ये SO2 जहां पर पॉल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा, वहां पर ये ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन में आया है कि ये मतलब SO2 के लिए ये इंडिकेटर होते हैं लाइकेन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वायराइट, ये रह गया था कुछ पीछे का, यही 3 टॉपिक पीछे का रह गए थे, वायराइट, प्रियॉन्स और लाइकेन। इतना आज कराते हैं, उसके बाद में फिर शुरू करते हैं प्लांट किंगडम, आज ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वायराइट्स। वायराइट्स में क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ वायराइट्स थियोडाइनर ने की थी। ठीक है, तो लिखो डिस्कवर्ड बाई, रेड से लिख लेते हैं, डिस्कवर्ड बाई TO और थियोडाइनर। ठीक है, डिस्कवर्ड बाई थियोडाइनर। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं साइज की, तो इनका साइज जो होता है वो वायरस से छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज देन स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस। मतलब ये वायरस जो होते हैं उनसे छोटे होते हैं वायराइट। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सर्कुलर फ्री। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सर्कुलर फ्री सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और उसके बाद क्या, कौन सा पॉइंट बताए थे आपको, अगला पॉइंट क्या था कि इसके ऊपर क्या था, जो इसका न्यूक्लिक एसिड है उसके ऊपर प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता था, मतलब प्रोटीन कोड क्या था, एब्सेंट था। ठीक है, तो यहां पर लिख लो विदाउट प्रोटीन कोड, एक सेकेंड, विदाउट प्रोटीन कोड। विदाउट प्रोटीन कोड मतलब नेकेड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता है नेकेड रहता है, मतलब फ्री रहेगा, उसके ऊपर कोई जब प्रोटीन कोड ही नहीं रहेगा तो ऐसे फ्री रहेगा वो। ठीक है, अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो कॉज डिजीज, कौन सी का डिजीज कॉज करता है, ये रेड से लिख देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाएगा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, वायराइड है। इतने पॉइंट देखियो क्या है कि यहां से भी क्वेश्चन बनता है एक चीज, इसी से लिख देते हैं 1971, यहां से भी क्वेश्चन बनता है इसकी डिस्कवरी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, और ये भी पूछा जाता है वायरस से छोटे होते हैं बड़े होते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक,
ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। मतलब जो ये दे रखे छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, वायराइट, प्रियॉन्स, लाइकेन, जो भी छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं इनसे क्वेश्चन बन जाता है, और वो भी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनको कतई मत छोड़ो। और बच्चा करता क्या है, सोचता है अरे यार ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको उड़ा दो ऐसे ही, लास्ट का टॉपिक है इनको उड़ा दो ऐसे ही, और हवा में उड़ा देते हैं वो। और फिर जब हवा में उड़ाते हैं तो क्वेश्चन भी जब पेपर देने बैठते हैं तो क्वेश्चन भी हवा में ऐसे उड़ जाते हैं वो तब, इसलिए ठीक है। तो इनको नोट कर लो, ठीक, नोट कर लो इनको। अब आते हैं उसके बाद में, अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स जो होते हैं बेसिकली, प्रियॉन्स क्या होते हैं प्रियॉन्स जो होते हैं, प्रियॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं these are proteinaceous, these are proteinaceous infectious, these are proteinaceous infectious particle, ठीक है। these are proteinaceous infectious particle, मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करने वाले प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो होते हैं वायरस के सिमिलर होते हैं साइज में, वायरस के कैसे होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। तो सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, मतलब वायरस के सिमिलर होते हैं साइज में, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। और क्या होते हैं, ठीक, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, ठीक है। अब क्या है कि ये जो होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं और विदाउट न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विदाउट न्यूक्लिक एसिड होगा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीनेशियस पार्टिकल होते हैं, ये भी लिख लो, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन और विदाउट न्यूक्लिक एसिड, यहीं पे लिख देते हैं एसिड, ठीक है। तो एक ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाएगा। अब अगर हम डिजीज की बात करते हैं, तो ये जो होते हैं कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज, तो डिजीज जो है उसको हम बोलते हैं, रेड से लिख देते हैं, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, शॉर्ट में BSE बोलते हैं। और बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इधर आएगा, इधर लिख देते हैं, इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉमनली इसको और क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, ये कहाँ किस में होती है, कैटल में हो जाती है, जो गाय के बछड़े होते हैं, ठीक है, तो उनमें हो जाता है इन कैटल। दीज आर इन्फेक्टियस पार्टिकल,
प्रोटीनेसिस पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जिसमें न्यूक्लिकेशन नहीं पाया जाता है। और क्या होते हैं, ये साइज में सिमिलर होते हैं वायरस के, इनका साइज और वायरस का साइज सेम होता है। और जो डिजीज कॉज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफलोपैथी डिजीज कॉज करते हैं। इसको हम मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं जो कि कैटल में होती है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में इन ह्यूमन CR जैकब डिजीज, CR जैकब डिजीज, जैसे क्राई जैकब डिजीज बोलते हैं, ठीक है। CR जैकब डिजीज, ठीक, इसको नोट कर लो। ये भी बस इसकी एक लाइन, जो हर एक लाइन की क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कोई भरोसा नहीं है, हर एक लाइन से क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी नोट कर लो और ध्यान से इसको पढ़ो, ठीक है। अब आते हैं लाइकेन पर, लाइकेन। अब आते हैं लाइकेन पर। तो लाइकेन जो होता है, लाइकेन, अगर हम बात करते हैं लाइकेन की तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी बताए थे आपको ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये। और किसका होता है ये एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और किसके बीच में होता है, एल्गी और फंजाई के बीच में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड किसके बीच में, फंजाई के बीच में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, इसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और इसका जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइकोबियांट। और वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खाना खुद बनाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं। एंड जो एल्गल कंपोनेंट होता है, एल्गल कंपोनेंट known as एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, फाइकोबियांट, फाइकोबियांट्स। और एक ऐसा होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होता है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, फंगल कंपोनेंट की, तो फंगल कंपोनेंट known as उसको क्या बोलेंगे हम, माइकोबायोन्ट्स। और माइकोबायोन्ट्स ये कैसा होता है, यहीं पर लिख लो, हेट्रोट्रॉफिक होगा। ये कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, क्योंकि ये जो होता है खाने के लिए, फूड के लिए इस पर डिपेंडेंट होता है, एल्गल कंपोनेंट पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। अब जो होता है एल्गी क्या करेगी, जो एल्गी होती है, एल्गी वो क्या करती है, इसके लिए फंजाई के लिए एल्गी क्या करेगी, खाना बनाएगी। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ठीक है। एल्गी क्या करेगी, ये खाना बनाती है, किसके, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। और फंजाई प्रोवाइड, फंजाई क्या करता है, फंजाई प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, फंजाई प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, फंजाई प्रोवाइड
न्यूट्रिएंट्स, इसको डी सही से बना दें तो सी एल लग जाएगा। फंजाई प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, वाटर, ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए क्वेश्चन आता है वो क्या है, एंड शेल्टर, और शेल्टर भी प्रोवाइड कराती है फंजाई। और दे डू नॉट ग्रो इन SO2 पॉल्यूटेड एरियाज, जो जहाँ पर SO2 का पोल्यूशन होता है वहाँ पर भी लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में, जिसको एल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबियांट बोलते हैं। वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खाना खुद बनाएगा। फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबियांट बोलते हैं, मतलब ये खाने के लिए इस पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। और साथ ही में एल्गी जो होता है खाना बनाती है किसके लिए, फंजाई के लिए, यहाँ पर देखो है कि नहीं। और फंजाई भी इसके लिए क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराती है, मिनरल प्रोवाइड कराती है, वाटर प्रोवाइड कराती है, और इसको रहने के लिए घर भी देती है एल्गी को। इसलिए मतलब ये एक दूसरे के लिए बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, जहाँ पर सल्फर का पोल्यूशन होता है या फिर पॉल्यूटेड एरिया होती है जहाँ पर, वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक, इसको नोट करो। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम, नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम, ठीक है। पहले ये आप नोट करो इसको। अब प्लांट किंगडम, तो अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें अगर हम, ठीक, तो अब क्या है प्लांट किंगडम, पहले लाइकेन को है या इसको बैठा देते हैं साथ ही में। प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम में इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वो चीज डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिस्टम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसके बाद में फिर आता है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये बेसिकली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कलर और कलर, ठीक है, हैबिट, नंबर ऑफ स्टेमेन, कार्पल्स, ठीक है, और शेप ऑफ लीव्स, इन पर डिपेंडेंट होता है। मतलब जो मतलब दिखते हैं आर्टिफिशियल, हम पढ़ क्या रहे हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना। तो जब आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है दिखावा, ठीक। अगर नया चैप्टर है प्लांट किंगडम, सो मत जाना, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ेंगे सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। पहले पानी पी लेते थोड़ा सा तब आगे शुरू करें। तो देखो क्या है कि अब आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल, अब नाम ही आर्टिफिशियल आ गया, मतलब दिखावा की चीज, कोई भी ऐसी चीज को हम देख के उसको क्लासिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है, जो मतलब से बाहर से दिखती हो। जैसे आप जब वो प्लांट लेंगे तो उसको बाहर से क्या क्या देख सकते हैं, उसका स्टेम देख सकते हैं, उसके लीव्स देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हो फ्लावर का, ठीक है, उसकी जो लीफ है उसकी शेप देख सकते हो आप। तो मतलब ऐसे जो बाहर से जो चीजें दिख रही थी उसको देख के क्लासिफाई कर दिया गया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम दिया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको कहा गया, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था, ठीक। तो अब बात करते हैं इसमें क्या था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को
देख के और क्लासीफाई कर दिया गया था कि जो जैसे कि ये कलर, हैबिट और शेप ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ स्टेमिन्स को, ठीक है। अब वेजिटेटिव जो करेक्टर होते हैं वो तो भाई क्या होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है उसी तरीके से लीफ का शेप चेंज होता रहता है, फ्लावरिंग इस तरीके से चेंज होती रहती है, तो बहुत इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था ये, क्योंकि अब ऐसे हुआ क्या कि जैसे कि इसका जो नंबर स्टेमिन है उसी तरीके से नंबर स्टेमिन किसी दूसरे फ्लावर में हो सकते हैं उतने ही स्टेमिन, तो वो जरूरी नहीं है कि वो रिलेटेड हों, वो जरूरी नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि जब लिनियस ने बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था वो लिनियस ने दिया था, ठीक, और किसके बेस पर दिया था, नंबर ऑफ स्टेमिन देख के दिया था, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेमिन क्या होता है, जैसे इसमें किसी में 10 स्टेमिन है तो अदर फ्लावर में कुछ जरूरी है कि इसमें मतलब वेरी करते हो नंबर, उसमें भी तो 10 ही हो सकते हैं। अब उसमें भी 10 दिख गया इनको कि हाँ भाई ये तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसको उठा के एक साथ में रख दो। हाँ फ्लावर मतलब लीफ वो भी कुछ सेम लग रही है, ठीक है, कलर वो भी सेम लग रहा है, उठा के साथ में रख दो। अब ऐसे हुआ क्या कि इस तरीके से कुछ जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो दूर दूर हो गई और उसके साथ में जो जो मतलब रिलेटेड नहीं थी, अनरिलेटेड स्पीसीज थी वो साथ में आ गई। तो इसके कुछ ड्रॉबैक थे ये, तो इसलिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ ये, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो ये नेचुरल ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था, नेचुरल अफिनिटीज पर बेस्ड था, और इसमें कुछ और करेक्टर को बढ़ा लिया गया साथ ही में। इसमें क्या है, इसमें सेल स्ट्रक्चर को भी ले लिया गया, एम्ब्रियोलॉजी को देखा गया, फाइटोकेमिस्ट्री को भी देखा गया। इस तरीके से क्या है, मतलब काफी इसमें और भी करेक्टर को ले लिया गया, सेल स्ट्रक्चर देख लिया गया, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री देख ली गई, इसमें एम्ब्रियोलॉजी देख ली गई। तो इससे क्या हुआ, और समानता मिल गई उसकी, मतलब हम क्या है, जैसे ये स्पीसीज है ये स्पीसीज उसके और करीब पहुंच गए हम, ठीक है। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक थे कि ये फाइलोजेनी को नहीं इन्होंने कंसीडर किया, और फाइलोजेनी क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि इसके पूर्वज कौन रहे होंगे, और पूर्वज से पता चलता है कि इसका पूर्वज और उस स्पीसीज का पूर्वज सेम रहा होगा किस समय, तो मतलब ये रिलेटेड स्पीसीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर फाइलोजेनी कंसीडर नहीं किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो चलो पहले हम कुछ लाइनें लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम क्लासिफिकेशन, यहाँ पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये नया चैप्टर है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी सबसे पहला जो सिस्टम पढ़ेंगे वो हम कौन सा पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सिस्टम कौन सा पढ़ेंगे हम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। तो इसको क्या है, ये किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, जब अभी बताया आपको, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिट और कलर, हैबिट, कलर एंड उसके साथ में नंबर ऑफ स्टेमिन, नंबर ऑफ स्टेमिन या कार्पल, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेमिन या कार्पल, एंड शेप ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, ठीक। ये कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए गए थे, मतलब क्लासिफाई करने के लिए प्लांट्स को, ठीक। इनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहा जाता है, मतलब जो बाहर से इसको हम आराम से देख सकते हैं,
ठीक है। अब पहले तुम नोट करो, मेरा नोट करो, फिर इसके आगे पॉइंट बताते हैं, नोट करो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब क्या है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या है, आगे का पॉइंट इसी में आर्टिफिशियल सिस्टम में आगे का पॉइंट, ठीक। इसको रफ कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम कुछ दूसरा होने जा रहे हैं। तो ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, ठीक है, लीनियस लीनियस proposed this system। और इससे जब लीनियस ने दिया था तो किस पर बेस्ड था, जो लीनियस ने दिया था तो ये बेस्ड था नंबर ऑफ स्टेमिन पर, नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेमिन पर। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखना, ठीक है। बेस्ड ऑन based on nature and number of stamen, ठीक है। ये किस पर बेस्ड था, नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेमेन पर बेस्ड था, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट थे किसके बेस पर, वो आर्टिफिशियल सिस्टम में कुछ पॉइंट थे, ठीक है। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस इतना पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो लीनियस ने दिया था, ठीक है, और किस पर बेस्ड था, नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेमेन पर बेस्ड था, ठीक। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक क्या रहे थे। अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं तो चलो इसको रफ ही कर देते हैं, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। एक आपको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और पढ़ाए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जब आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किए थे चैप्टर, तो वहां पर भी आपको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताए थे, लेकिन वहां पर क्या था कि वो एरिस्टोटल ने दिया था किस बेस पर, मॉर्फोलॉजिकल के बेस पर, जिससे जो पहले बताए थे आपको वेस्टू का जो करेक्टर थे उसके लीफ वगैरह थे ये सब, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो लीनियस ने जो स्टडी की थी वो स्टेमिन के बेस पर स्टडी की थी लीनियस ने, ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके ड्रॉबैक क्या थे भाई, ठीक है, मतलब ये जो है इन्होंने बता दिए। अब इसके ड्रॉबैक तो बहुत है, ड्रॉबैक थे। इसके ड्रॉबैक क्या थे, तो ड्रॉबैक की अगर हम बात करते हैं तो दिस सिस्टम, ये क्या किए, इन्होंने सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे और जो सेक्सुअल कैरेक्टर थे उन दोनों को इक्वल वेटेज दिया, मतलब उनमें समानता बता दी कि मतलब ये समान रहते हैं। जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है वो एनवायरनमेंट के थ्रू इजिली अफेक्ट हो जाते हैं, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि ये था कि दिस सिस्टम gave equal weightage, this system gave equal weightage to vegetative and sexual character, ठीक है। ये इक्वल वेटेज दे दिए जो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं था भाई। वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं ये अलग होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर ये बहुत स्टेबल रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये कैरी कर जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि बात करें हम कैरेक्टर की, तो अगर हम यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं
जो इसको इस तरीके से लिख लें ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखो कैरेक्टर, तो क्या ही बताया जाए, ऐसे कैरेक्टर, और टी में तो है यार, ऐसे ऐसे, और इधर लिख लो वेजिटेटिव, और इधर लिख लो सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक, तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर, वेजिटेटिव जो कैरेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, easily affected by environments, मतलब इन्वायरमेंट में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो वेजिटेटिव कैरेक्टर भी अफेक्टेड हो जाते हैं उससे, वो भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर को लेना उचित नहीं था, इसके बेस पर उसको क्लासिफाई करना उचित नहीं था। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, लिख लो नॉट affected by environment, environment से affected नहीं होते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, लीनियस साहब ने क्या किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को एक साथ रख दिया, इनको इक्वल वेटेज दे दी, जबकि ये सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये अफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट से और ये अफेक्टेड नहीं होंगे एनवायरनमेंट से, तो ये सही नहीं था। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था एक, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में, अब इसके बाद में आते हैं, अब इसके बाद में आते हैं, अब इसके बाद में आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो इनका ये आर्टिफिशियल सिस्टम था, जो इन्होंने ये दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम, ये कुछ ही करेक्टर पर लेके इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दे दिया था, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो थी वो सेपरेट हो गई। ठीक है, और जो मतलब अनरिलेटेड स्पीसीज थी वो एक साथ आ गई, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो जो करेक्टर था ये बेस्ड ऑन few करेक्टर, ये मतलब कुछ ही करेक्टर पर बेस्ड था। सो separate closely related स्पीसीज, क्या हुआ, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो कि वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अब जो एक जैसे स्पीसीज जिनमें समानता थी वो अलग अलग हो गई। अब ये दिक्कत आ गई, एंड क्या होगा, अनरिलेटेड स्पीसीज कम्स टुगेदर, और जो अनरिलेटेड थी वो एक साथ में आ गई। ठीक, ये कुछ इसके ड्रॉबैक थे। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक थे कुछ, इसको नोट कर लो। बेस्ड ऑन फ्यू करेक्टर, मतलब कुछ करेक्टर लिया, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर लिए, जिससे क्या हुआ, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो सेपरेट हो गई, और जो अनरिलेटेड जिनमें मतलब कोई रिलेशन नहीं था वो पास पास आ गई। ठीक, इसको नोट कर लो।
हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन पढ़ाना तो है ही और पढ़ना भी आपको पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाना पढ़ना सब पड़ेगा भाई। अब आते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हेडिंग डालो यहाँ पर दूसरा, नेचुरल सिस्टम ऑफ, नेचुरल सिस्टम डाल दो, क्लासिफिकेशन क्या, नेचुरल सिस्टम डाल दो। ठीक है, अब नेचुरल सिस्टम जो था ये नेचुरल अफेनिटीज पर बेस्ड था। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, एक सेकेंड, इसमें क्या था कि गरम बहुत लगता है भैया। अब इसमें क्या था कि जैसे वो आर्टिफिशियल सिस्टम में कुछ, वो तो सारे एक्सटर्नल फीचर पर बेस्ड था जो दिखने वाले थे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर पर बेस्ड था। इसमें क्या था कि एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ में कुछ इंटरनल फीचर भी इसमें कंसिडर कर लिया गया, इसीलिए उससे बेटर हो गया ये था इसमें। ठीक है, तो ये लिख लो, बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज, नेचुरल एफिनिटीज, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज among organism, based on natural affinities among organism, based on natural affinities among organism। ठीक है, अब इसमें क्या था, अभी आपको बताए, कंसीडर एक्सटर्नल फीचर, मतलब इन्होंने एक्सटर्नल फीचर लिया, उसके साथ साथ इंटरनल फीचर को भी कंसीडर कर लिया। ठीक है, कंसीडर एक्सटर्नल फीचर विद इंटरनल फीचर। अरे यार, इसको एक सेकेंड, इसको ब्लू से ही लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। एक्सटर्नल फीचर विद इंटरनल फीचर। अब इंटरनल फीचर इसमें क्या थे, जैसे कि इंटरनल फीचर की अगर बात करते हैं तो जैसे दे रखा एनसीईआरटी में है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब उसको सेल को देखा। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी की अभी नॉलेज हो गया यहाँ पर। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी ले लिया, उसकी एनाटॉमी भी ले ली, मतलब उसके अंदर क्या है, उसकी एनाटॉमी कैसी है। जैसे जब हम बाहर से देखते किसी बॉडी को, जैसे ये हमारे हाथ हैं, ये हाथ हैं, उंगली हैं, मुंह नाक दिख रहा है, लेकिन एनाटॉमी का मतलब जो बॉडी के अंदर की जब हम स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, एनाटॉमी। ठीक है, अब क्या है, एनाटॉमी के साथ साथ में एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की गई इसमें, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब उसमें केमिकल को भी स्टडी की है, उसके प्लांट में कौन कौन से केमिकल किस तरीके से हैं। ठीक, तो मतलब काफी अब नॉलेज हो गया, ओवर नॉलेज हो गया उसमें। ठीक है, तो ये चीज है इसमें, इसीलिए क्या है, ये नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था उससे बेटर था ये आर्टिफिशियल से, क्योंकि इसमें और सारे करेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया गया इसमें। अब क्या था कि किसने दिया था, ठीक है, गिवन बाय
गिवन बाई एक सेकेंड जॉर्ज बेंथम and जोसेफ डाल्टन हुकर जोसेफ यहीं लिख देते हैं, डाल्टन हुकर। एक बार क्या था ना कि पूरा नाम पूछ लिया गया था कि जो नेचुरल सिस्टम जिन्होंने दिया था उनका पूरा नाम बताओ। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, पूरा नाम पूछ लिया गया था ये। अगर नहीं पता है तो भैया दिक्कत आ जाएगी। अब इसमें ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक भी यहीं पर मतलब लिखवा देते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने क्या किया था, फाइलोजेनी was not considered। इन्होंने क्या फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया, बस। ये क्या है, नेचुरल सिस्टम है, बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज पर बेस्ड होता है। और इसमें कंसीडर को किसको कंसीडर किया गया था, एक्सटर्नल फीचर को कंसीडर किया गया था, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम में भी कंसीडर किया गया था। लेकिन ये इसलिए उससे आगे इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि इंटरनल फीचर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, जिसमें अल्ट्रास्ट्रक्चर की स्टडी की गई, एनाटॉमी की स्टडी की गई, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की गई और फाइटोकेमिस्ट्री की भी स्टडी की गई। इतने एक्स्ट्रा और करेक्टर को भी इन्होंने स्टडी करके तब उसे सिस्टम को तैयार किया था, इसलिए ये उससे एडवांस था ये। और किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था इसको। और इसमें ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं किया था, बस। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो रहेगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको नोट कर लो, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे टर्म पर शुरू करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करो सभी लोग, डिप्रेशन में मत जाना, स्ट्रेस मत लो। बस केवल क्या है, अगर पढ़ाई सही से नहीं किसी की चल रही है तो बस वो इतना करे, फोकस करे अपनी पढ़ाई पर, अपने टाइम को मैनेज करे। और जहाँ इधर उधर अगर कहीं टाइम खराब कर रहे हो तो उसको क्या करो, उसको कंज्यूम करो, खुद पर अपने लगाओ टाइम पर। ठीक, बर्बाद इधर उधर जो बर्बाद हो रहा आपका टाइम है वो मत करो। ठीक, अपने ऊपर टाइम को लगाओ और पढ़ाई पर लगाओ और टेस्ट प्रॉपर दो और देखो कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, उसको एनालाइज करो अच्छे से। ठीक है, इससे पहले लेक्चर आपको बताए भी थे, तो पहले लेक्चर इससे पहले लेक्चर दिए थे, उसमें बताए थे आपको कैसे आपको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। कुछ नहीं करना है, टेस्ट दे रहे हो और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको एक कॉपी पर लिख लो और वो देखो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्या आपसे सिली मिस्टेक उसमें हुई है या आपको क्वेश्चन ही नहीं पूरा समझ में आया है, सिली मिस्टेक हुई है तो और क्या है, आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो इससे सिली मिस्टेक होना खत्म हो जाएगा। क्या है, उससे क्या होगा कि आप जब बार बार पढ़ोगे क्वेश्चन को तो पढ़ने की हैबिट पड़ जाएगी, सिली मिस्टेक होना खत्म हो जाएगा। और क्या है कि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा तो वो टॉपिक पढ़ लो और उस टॉपिक से कई क्वेश्चन लगा डालो, तो इससे क्या है कि वो टॉपिक और क्लियर हो जाएगा, तो वहां से क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। इस तरीके से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज ये करते हैं। ओके, थैंक यू।